हेलो एवरीवन, वेलकम टू महिंद्रास। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है महिंद्रास के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत स्वागत है। स्पीड टेस्ट का डिस्कशन करते हैं और हर हफ्ते एक स्पीड टेस्ट आती है। आप लोगों को ज्वाइन करना चाहिए और उसके पहले स्पीड टेस्ट देना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ये बात बार बार रिपीट करता हूँ और चूँकि मेरा कर्तव्य है तो मैं करता हूँ, आप लोगों को करना है और आप लोगों को मोटिवेट कर पाऊँ, यही उम्मीद है कि आप लोग ये बात समझ पाएंगे कि कितना इसका इम्पोर्टेंस है। अभी एक रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सेलेक्टेड कैंडिडेट से मेरी बात हो रही थी एंड व्हाट ही सेड कि अल्टीमेटली जो चीज़ डिसाइड करी है कि उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ही सेड कि मॉक टेस्ट जो है वही डिसाइड करता है सर। एट द एंड जाके एक बेसिक आप तैयार करने के बाद, और मॉक टेस्ट की एनालिसिस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे एनालिसिस अगर आप करते हैं, आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो वो उसका सोल्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये स्पीड टेस्ट में हम करने के वाले हैं 13A है। अगर आपने स्पीड टेस्ट दिया हुआ है बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो हमारे साथ बनाएंगे, लेकिन समय कम मिलेगा। फटाफट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके सामने, 7 क्लासेस स्पीकिंग, डांसिंग, एक्टिंग, म्यूजिक, पेंटिंग, सिंगिंग एंड स्पोर्ट्स वर taught on different days of a week starting from Monday to Sunday but not necessarily in the same order. Painting was taught one of the day before the Thursday and after the Monday. The number of days days after painting is same before the dancing. Music was taught 3 days before the dancing. The position of music and with respect to the painting class is the same as position of a sports class with respect to singing class, which was not taught adjacent to the painting. Only 2 classes were taught between acting and the speaking, which was neither taught बिफोर म्यूज़िक क्लास। वो म्यूज़िक क्लास के पहले नहीं टॉट किया जाता है। तो ये एक सवाल आपके सामने है, आपको बनाना है इसको। मैं आपके साथ स्टार्ट करूँगा सबसे पहले ऐसे प्रश्न में जो कि डेज से रिलेटेड होते हैं। चूँकि सारी इन्फॉर्मेशन डेज़ के अराउंड घूमती है तो बेहतर है आप डेज़ को लिख लीजिए, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द डे मंडे, है ना। मंडे से स्टार्ट करते हुए हम ट्यूसडे जाएंगे, वेंसडे जाएंगे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड देन संडे आता है, ठीक है। ये सारा कुछ हम बनाने के बाद हमारे पास क्या विकल्प है कि इन्फॉर्मेशंस को अलाइन करना। पॉसिबिलिटीज़ के लिए हमेशा हमें रेडी रहना चाहिए। इस तरीके से कुछ बनाएं कि आप 2 पॉसिबिलिटी कम से कम सेट कर पाएँ अगर इन केस आपको ज़रूरत पड़ जाए। अगर देखें यहाँ पे जो पहली इन्फॉर्मेशन कह रही थी कि पेंटिंग वॉज टॉट वन ऑफ द डे बिफोर थर्सडे। थर्सडे से पहले किसी दिन और मंडे के बाद किसी दिन बोला गया है, तो 2 दिन है, ट्यूसडे और वेंसडे। तो पेंटिंग एक बार के लिए मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ और एक बार के लिए पेंटिंग को यहाँ पे रख दे रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ रही ना बात। थर्सडे से पहले होना चाहिए, मंडे के बाद 2 दिन आते हैं, ट्यूसडे और वेंसडे। उन दोनों में से किसी दिन होगा। द नंबर ऑफ डेज आफ्टर पेंटिंग इज सेम नंबर ऑफ डेज बिफोर डांसिंग। इस ऐसी लाइन का अर्थ ये होता है कि ऊपर नीचे से बराबर, यानी पेंटिंग ऊपर से दूसरा है तो डांसिंग नीचे से दूसरा होना चाहिए, है ना। इसमें पेंटिंग ऊपर से तीसरा है तो डांसिंग नीचे से तीसरा कर दो, बस बात बन गई, ठीक है। म्यूजिक वॉज टॉट 3 days बिफोर डांसिंग। डांसिंग से 3 दिन पहले म्यूजिक। 1 2 3, यहाँ पे कौन है, म्यूजिक है। इस वाले केस में 1 2 3, यहाँ पे म्यूजिक आएगा। 3 days बिफोर है, ठीक है, म्यूजिक यहाँ पे। द पोजिशन ऑफ म्यूजिक विद रिस्पेक्ट टू द पेंटिंग क्लास। म्यूजिक और पेंटिंग का जो सीक्वेंस है वैसा ही है, सेम एज द पोजिशन ऑफ स्पोर्ट्स क्लास विद रिस्पेक्ट टू सिंगिंग। स्पोर्ट्स और सिंगिंग का भी वही सीन है ना। विच वॉज नॉट टॉट एडजेसेंट टू पेंटिंग। मैं यानी इन्होंने सिंगिंग जो है पेंटिंग के बगल में नहीं आएगा, पहली बात। सिंगिंग पेंटिंग के बगल में नहीं आएगा। ये 2 जगह पे, अब ये 2 जगह हो सकती है। म्यूज़िक और पेंटिंग आसपास में है तो सिंगिंग और कौन सा था, द पोजिशन ऑफ म्यूजिक विद रिस्पेक्ट टू द पेंटिंग क्लास। म्यूजिक पेंटिंग के रिस्पेक्ट में किधर है, पेंटिंग के नीचे है ना। इस केस में म्यूजिक पेंटिंग के नीचे है। तो ऐसे ही सेम स्पोर्ट्स क्लास सिंगिंग के नीचे आना चाहिए। यहाँ पे सिंगिंग के नीचे स्पोर्ट्स डाल सकते हो, इधर सिंगिंग डालो और इधर स्पोर्ट्स डाल दो, तुरंत नीचे। म्यूजिक यहाँ पे देखो पेंटिंग के तुरंत ऊपर है तो सिंगिंग क्या आना चाहिए, अगर द पोजीशन ऑफ म्यूजिक विद रिस्पेक्ट टू पेंटिंग, म्यूजिक पेंटिंग के तुरंत ऊपर है इस वाले केस में, सेकंड केस में
सेम एज पोजीशन ऑफ स्पोर्ट्स विद रिस्पेक्ट टू सिंगिंग क्लास। तो सिंगिंग के ऊपर स्पोर्ट्स आना चाहिए, तो स्पोर्ट्स इस कंडीशन में यहाँ पे होगा क्योंकि दो स्थान एक साथ चाहिए, और सिंगिंग यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर जो सिंगिंग के लिए कह रहा था वो किसके, पेंटिंग के बगल में नहीं है। हमारे दोनों केसेस में सिंगिंग पेंटिंग के बगल में नहीं आ रहा है। ओनली 2 क्लासेस वर टॉट बिटवीन एक्टिंग एंड स्पीकिंग। एक्टिंग और स्पीकिंग के बीच में 2 क्लास है। ये यहाँ इसी में पॉसिबल, इसमें तो नहीं है भाई, है ना। एक्टिंग एंड स्पीकिंग विच वॉज नीदर टॉट बिफोर म्यूज़िक क्लास, वो म्यूज़िक क्लास के पहले नहीं होगा। किसके लिए, स्पीकिंग के लिए। तो स्पीकिंग यहाँ पे कर दो, और स्पीकिंग और एक्टिंग के बीच में 2 है, तो एक्टिंग को आप यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, ये केस आपका जा रहा है, ये केस नहीं जा रहा है क्योंकि एक्टिंग स्पीकिंग के बीच में 1 का गैप चाहिए। यहाँ तो बड़ा लंबा गैप दिख रहा है। अब आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास इज ऑन थर्सडे। थर्सडे को कौन सी क्लास है, तो थर्सडे को स्पीकिंग क्लास है ना। सेकेंड ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग डेज डांस इज टॉट, कौन से दिन में डांसिंग पढ़ाया जा रहा है, फ्राइडे को। तो हमारा आंसर क्या होगा, फ्राइडे होगा, जो कि ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। हाउ मेनी डेज वर देयर बिटवीन पेंटिंग क्लास एंड सिंगिंग क्लास, पेंटिंग और सिंगिंग के बीच में कितने हैं, तो सिंगिंग यहाँ पर है, पेंटिंग यहाँ पे, इनके बीच में 3 दिख रहे होंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर लाइक इन अ सर्टेन वे, एक अलग है। स्पीकिंग, डांसिंग, डांसिंग स्पोर्ट। स्पीकिंग, डांसिंग, एक गैप, डांसिंग, स्पोर्ट्स इमीडिएटली बिलो आ गया, दोनों अलग सा दिख रहा है। फिर स्पोर्ट्स, सिंगिंग, स्पोर्ट्स और सिंगिंग दोनों एडजेसेंट है। स्पीकिंग, डांसिंग एडजेसेंट है, स्पीकिंग, डांसिंग एडजेसेंट है, स्पोर्ट्स, सिंगिंग एडजेसेंट है। एक्टिंग, स्पीकिंग एडजेसेंट है क्या, स्पीकिंग के बगल में एक्टिंग नहीं है ना। स्पीकिंग एक्टिंग में 2 का गैप है। ठीक है, तो वो नहीं आएगा। एक्टिंग, स्पीकिंग और पेंटिंग, स्पीकिंग, फिर पेंटिंग और स्पीकिंग, पेंटिंग। अब एक काम कर लेते हैं, ये भी पास पास के हैं, कौन सा पहला ऊपर दूसरा नीचे, है ना, ये इस हिसाब से चेक करते हैं। स्पीकिंग, डांसिंग में स्पीकिंग ऊपर है और डांसिंग नीचे है। ठीक है, दूसरा डांसिंग स्पोर्ट्स में डांसिंग ऊपर है, स्पोर्ट्स नीचे है, दोनों में ऐसा ही हो गया। फिर स्पोर्ट्स, सिंगिंग में स्पोर्ट्स ऊपर आना चाहिए और सिंगिंग नीचे आना चाहिए, आ रहा है, ये भी सेम चला गया हमारा। एक्टिंग, स्पीकिंग में एक्टिंग ऊपर, स्पीकिंग नीचे आना चाहिए, बिल्कुल सही जा रहा है। पेंटिंग, स्पीकिंग देखो, पेंटिंग ऊपर, स्पीकिंग नीचे। अरे भैया एक देखो बस अलग हो गया, वो कौन सा अलग हो गया, हम लोग गलत पकड़ लिए थे पहले। स्पीकिंग, डांसिंग को देखें अगर ना, तो स्पीकिंग और डांसिंग बराबर में है, डांसिंग स्पोर्ट्स बराबर में है, दूसरा डांसिंग और स्पोर्ट्स बराबर, स्पोर्ट्स सिंगिंग बराबर में है, स्पोर्ट्स और सिंगिंग भी बाजू बाजू में है, डांसिंग स्पोर्ट्स, स्पीकिंग डांसिंग, ये सब बराबर में है। एक जो अलग दिख रहा है वो सीधे एक्टिंग और स्पोर्ट्स, देखो बहुत दूर है, एक्टिंग यहाँ है, स्पोर्ट्स यहाँ पे, यहाँ बहुत अंतर है। और लास्ट वाला देखोगे पेंटिंग और स्पीकिंग, पेंटिंग और स्पीकिंग भी बाजू बाजू के, तो एक्टिंग, स्पोर्ट्स अलग अलग है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत मेहनत लगी इसको ढूंढने में, खैर कोई बात नहीं है, अलग बहुत दूर बना दिया था ना, नहीं तुरंत बदलता है। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, हाँ ये 5 नंबर है। ठीक है, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ स्पीकिंग क्लास विद रिस्पेक्ट टू डांसिंग क्लास, डांसिंग के रिस्पेक्ट में स्पीकिंग, तो डांसिंग के रिस्पेक्ट में स्पीकिंग इमीडिएटली अबव है भाई, इमीडिएटली अबव, इमीडिएटली अबव, है ना। इमीडिएटली अबव मतलब इमीडिएटली बिफोर। ठीक है, तो ये 5th ऑप्शन इसके लिए राइट आंसर बनेगा। चलो भाई, कुछ क्वेश्चन सिलोजिज्म से रिलेटेड है, फटाफट इसको भी देख लेते हैं और फिर उसके बाद दूसरे क्वेश्चंस पे आएंगे। ओनली फ्यू ASP, केवल कुछ AP है, ए का केवल कुछ हिस्सा किसके साथ जुड़ा हुआ, P के साथ। ऑल PRO, सारे PO हैं। सम ORM, सारे OM है। फिर पहला कंक्लूजन, ऑल PRM, सारे P क्या M दिख रहे हैं सामने से, बोलो सभी लोग चेक करो दोनों कंक्लूजन, बोलो चेक हो गया। पहला देखो ऑल PRM, क्या सारा PM है, नहीं है, गलत हो गया। आटली सम MRO, कम से कम कुछ MO है, यानी आटली सम कहने का मतलब सम ही होता है भाई, सम MRO बिल्कुल सही है।
सेकंड सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। फिर देखो ये ओनली फ्यू ARM, नो MSR, ऑल RRB। जल्दी जल्दी बनाए इसको। ओनली अ फ्यू का मतलब तो पता है ना सबको। ओनली अ फ्यू का मतलब होता है कुछ साथ में कुछ साथ में नहीं। फ्यू ARM, ए का कुछ हिस्सा एम के साथ पॉजिटिव, साथ में कुछ नेगेटिव। नो MSR, कोई भी नेगेटिव एम आर के लिए नेगेटिव है। ऑल RRB, सारे आर बी हैं। फिर ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, सारे ए के बी होने की संभावना है क्या? बिल्कुल है। एम आर को टच नहीं करना चाहिए भाई, तो ए का जो हिस्सा एम के साथ संपर्क में आर को टच नहीं करेगा। हमने कहा ए यहाँ पे लेके चले आओ एम के साथ, एम आर को नहीं टच करेगा, ए बी नहीं टच करेगा। तो ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, सारा ए बी के अंदर जा सकता है, पॉसिबल है। सम बी आर एम, कुछ भी एम है, बी क्या एम को टच कर रहा है? नहीं कर रहा, गलत हो गया। ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज, राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, बनाएंगे और फिर इसका आंसर देखेंगे। 2 कंक्लूजन लिखे गए हैं, 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। फटाफट इसको बनाइए और बन जाएगा तो बता दीजिएगा, ठीक है। हाँ, ओनली फ्यू SRC, केवल कुछ SC हैं। S का कुछ हिस्सा C है, साथ में S का कुछ हिस्सा C के लिए नेगेटिव है। सम CRT, कुछ C का हिस्सा T है। ऑल TRR, सारे T क्या हैं? R हैं। 2 कंक्लूजन, पहला देखो सम RC, R देखो जब C T को टच करेगा और T को जब R से कवर करोगे तो R डिफॉल्ट C को टच कर जाएगा भाई, सम RC बनेगा ही बनेगा। ऑल S बीइंग R, S यहाँ पे क्या R के अंदर पूरी तरीके बिल्कुल जा सकते हैं भाई। S का ये हिस्सा नेगेटिव C के लिए है, R के लिए तो है नहीं। S को उठा के ले आओ यहाँ पे R के अंदर, है ना, थोड़ा हिस्सा S का जो है वो R के साथ, या यहाँ लेके चले आओ S है, S को, S का कुछ हिस्सा C के साथ टच भी करेगा, S का कुछ हिस्सा C के लिए नेगेटिव भी रहेगा। हम मतलब जो कहा गया है उसका भी अनुसरण कर रहे हैं, उसके बाद भी पॉसिबल बना ले गए, तो बोथ द कंक्लूजन फॉलोज, ऑप्शन 5 राइट आंसर बनेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सम BRC, कुछ BC हैं, नो C इज S, ओनली फ्यू SRD। क्विकली डायग्राम ड्रॉ करें, है ना, और फिर इसके लिए आंसर करें। क्या है? सम BRC, कुछ BC हैं, नो C इज S, कोई भी C S नहीं है। ओनली फ्यू SRD, S का केवल कुछ हिस्सा D है, यानी S का कुछ हिस्सा D के साथ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव। सम BR नॉट D, भाई B का कुछ हिस्सा D नहीं है, B और D के बीच में कोई रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं होगा, ध्यान रखना। तो जब कुछ ना पता हो तो कोई डेफिनेट कंक्लूजन गलत होगा, कोई पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन रहेगा उससे सही मार्क करेंगे। नो B इज S, B नेगेटिव है, S के लिए क्या नहीं है। B का कुछ हिस्सा ऑफ कोर्स नेगेटिव होगा, B का कुछ हिस्सा जो C के साथ संपर्क में रहेगा इसके लिए नेगेटिव रहेगा, पर कंप्लीट नेगेटिव तो नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड, नन कंक्लूजन फॉलोज, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपने ये आंसर किया होगा। नेक्स्ट देखो, ऑल CRS, सारा C S है, नो P इज C, सम SRT, और 2 कंक्लूजन दिए गए। पहला क्या कह रहे हैं? ऑल CRS, सारा C किसके अंदर है? S के अंदर है। नो P इज C, P नेगेटिव किसके लिए है? C के लिए। सम SRT, कुछ S का हिस्सा किसके साथ जुड़ा हुआ है? T के साथ जुड़ा हुआ है। चेक करो पहला कंक्लूजन क्या कहता है? ऑल P बीइंग T इज अ पॉसिबिलिटी, सारा P क्या T क्या? बिल्कुल जा सकता है भाई, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है P और T के बीच में, लेके जाओ। बस P C को नहीं टच करे, अरे यहाँ रखोगे तो P को तो T को थोड़ा, C को थोड़ी ना टच करेगा, नहीं करेगा, पॉसिबल है, सही हो गया। सम PR नॉट S, P का कुछ हिस्सा S के लिए नेगेटिव है, नहीं, S का कुछ हिस्सा P के लिए नेगेटिव मिल सकता है, पर P की तरफ से कुछ नहीं कह सकते भाई। S का कुछ हिस्सा C है, C नेगेटिव P के लिए, तो यानी S का जो हिस्सा C है वो P के लिए नेगेटिव, तो आप कह सकते हो सम SR नॉट P। सम नॉट केवल एक तरफ से चलता है, आपको पता होगा, सम A इज नॉट B लिखा हुआ है, तो सम B इज नॉट A आप नहीं बोल सकते, कंफर्मेशन नहीं दे सकते। ऐसे ही बात यहाँ पे भी है, तो S की तरफ से P के लिए तो सम नॉट मिलेगा, पर P की तरफ से S के लिए सम नॉट ना, कंफर्मेशन नहीं दे सकते, गलत हो गया। ओनली फर्स्ट यानी ऑप्शन A करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, 11 से लेकर 15 तक के क्वेश्चंस आपके सामने रहेंगे, और इन क्वेश्चंस में ध्यान देखो, पजल है ना,
तो पजल क्या है, 7 पर्सन ABCDEFG वो बॉर्न ऑन जनवरी ऑफ डिफरेंट ईयर्स, अलग अलग वर्षों में जन्म लेते हैं, 1984, 87, 91, 95, 97, 2003, 2004 में। फिर उसके बाद और कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सा सवाल है। मुझे लग रहा है 1 मिनट भी आपको नहीं लगना चाहिए इसको बनाने के लिए, पर फिर भी आप एक कोशिश डाल लो इसके लिए, थोड़ा सा समय ले लो। आप मुझसे पहले आगे हो जाओ, फिर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ ड्रॉ करना, ठीक है। क्या है, 1984, 1987, 1991, फिर 1995, 1997, 2003, 2004। यही है भाई, सबका जन्म अलग अलग हुआ है, डेट वेट सेम है, केवल ईयर अलग हैं, 7 जन हैं, है ना। और जनवरी में 4 जनवरी ऑफ डिफरेंट ईयर्स, कोई मतलब नहीं है उसको लिखने का। बी वॉज बॉर्न आफ्टर 2 पर्सन, बी का जन्म 2 व्यक्ति के बाद होता है, तो बी वॉज बॉर्न आफ्टर 2 यानी 1 2 के बाद बी, इसका मतलब यहाँ पे आना चाहिए, हम पॉसिबिलिटी भी लेके चल रहे। ओनली 1 पर्सन वो बॉर्न बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति का गैप है ना। बी वॉज बॉर्न आफ्टर डी, बी का जन्म डी के बाद में हुआ है, तो बस यहीं पे बात बन गई। बी का जन्म डी के बाद में, तो डी को यहाँ रखो, यहाँ रखोगे भाई, इसका मतलब डी बी से पहले है, तो पहले जन्म लेने वाला यहाँ पे अगर डी रखा तो एक के गैप पे ए नहीं रख पाओगे, डी यहाँ रखोगे तो एक के गैप पे ए को रख पाओगे। तो पहली लाइन क्या कहता है, ओनली 1 पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति जन्म ले रहा है। और बी वॉज बॉर्न आफ्टर 2 पर्सन, 2 व्यक्ति के बाद जन्म ले, बी वॉज बॉर्न आफ्टर डी, बी डी के बाद जन्म, सी वॉज बॉर्न बिफोर इमीडिएटली आफ्टर ए, सी का जन्म ई के पहले है ना। सी वॉज बॉर्न बिफोर बट नॉट इमीडिएटली आफ्टर ई, सी ई के पहले जन्म लेता है, तो सी वॉज बॉर्न बिफोर बट नॉट इमीडिएटली बिफोर, पहले है पर तुरंत पहले नहीं है, सी का जन्म ई के पहले है पर तुरंत पहले। जी वॉज यंगर देन ई, जी ई से यंगर है, सीधा अर्थ ये हुआ कि भाई ई के बाद कम से कम जी के लिए जगह बननी चाहिए, क्योंकि जो बाद में जन्म लेगा वो छोटा होगा उम्र में। बट एल्डर देन एफ, लेकिन एफ से जो है वो बड़ा है। जी वॉज बॉर्न यंगर देन ई बट एल्डर देन एफ, तो जी को भैया यहाँ पे ले चलो, एफ से बड़ा होना चाहिए तो एफ को यहाँ पे लेके चलो, है ना। और जी वॉज बॉर्न यंगर देन ई, जी को यहाँ पे लेके चलो, ठीक, सॉरी ई को यहाँ पे लेके चलो, ठीक है। और ई के पहले सी होना चाहिए, तुरंत पहले नहीं आना चाहिए, सी को हम यहाँ पे लगा देंगे, बन गई बात, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। पहला प्रश्न इससे रिलेट करने वाला हम देखेंगे। हाँ, कहाँ चले गए, 14 पे सीधे। हाउ मेनी पर्सन वो बॉर्न आफ्टर डी, डी के बाद कितने लोगों का जन्म, 1 2 3 4 और 5 का जन्म होता है। मोर देन 3 आंसर बनेगा, 4 एक समान, एक अलग, ई बी ए सी एफ ई, ई बी ए सी एफ ई एक का गैप, ई बी एक का गैप, ए सी में 2 का गैप है, ध्यान रखना, है ना। ये अलग सा दिख रहा है अभी, बी सी ए जी, बी सी एक का गैप, ए एक के गैप पे जी, ए और सी में केवल 2 का गैप है भाई, तो ए सी अलग हो जाएगा, बाकी सब में 1 का गैप है। सेकेंड ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। हाउ मेनी पर्सन वर बॉर्न बिटवीन सी एंड ई, सी और ई के बीच में कितने लोगों का जन्म होता है, सी यहाँ पे 1 2 3 का जन्म, ई 3 लोग सी और ई के बीच में, 3, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। हु वॉज बॉर्न इन 1997, 1997 में किसका जन्म हुआ था, 97 में ई का जन्म हुआ था, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन 1 ई। What is the difference between the birth year of B and G? B और G के बर्थ ईयर में अंतर क्या है,
तो भाई बी का बर्थ ईयर 91 है और जी का 2003 है। 91 से 2003 में अंतर यही है, 91 से 9 और 3 12 साल का अंतर है। तो 12 आएगा, 12 फिफ्थ ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? सिंपल क्वेश्चन था ये। आगे आ जाओ, ये क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड कम्युनिटी विच हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, इंग्लिश अल्फाबेटिकल। तो पेयर काउंटिंग का क्वेश्चन आता है, एक सवाल आपको एग्जाम में मिलता है। तो क्या है कम्युनिटी? COMMUNITY, कम्युनिटी। सी से स्टार्ट करते हैं, DEFGHI, सी से I एक फॉरवर्ड में मिल गया, JK, ठीक है। O से चलेंगे, OPQRSTUV नहीं मिलेगा। M से N, अब बैकवर्ड भी देखना है, O से बैकवर्ड मिलेगा नहीं। M से चलो, NOPQRS नहीं मिलेगा। M से NO इधर नहीं मिलेगा। इस M से चलो, M से पीछे जाओगे तो यहाँ पे एक मिल जाएगा, MNO, पीछे मिल गया। M से इधर जाओ, MNOPQR नहीं मिल रहा। फिर U से चलो, U से VWXY, U से Y एक फॉरवर्ड में मिल गया। U से इधर सारे लेटर छोटे हैं, मत चेक करो। N से देखो, NOPQ नहीं मिल रहा, NOPQRS नहीं मिलेगा। I से आगे चेक करने की जरूरत नहीं, पीछे जरूर चेक कर लो। I से JKLM, I से M एक पेयर यहाँ पे मिल गया, ठीक है। फिर देखो T से U इधर नहीं मिलेगा, T से इधर सारे लेटर्स भी है छोटे हैं और U है बड़ा तो तुरंत नज़दीक में होना चाहिए था, नहीं मिलेगा। तो आपको कितने मिल गए? 1 2 3 और 4 मिल रहे, 4 मिल रहे है ना। 4 मोर देन 5 3 4, नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर इन दिस केस, है ना। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों तरफ देखना था ना। तो MNO मिल गया। कोई और एक छूट तो नहीं रहा कि पता चले मोर देन 5 आ रहा हो? नहीं, मोर देन 5 हो भी नहीं सकता, 6 कहाँ मिलेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 17 नंबर। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये एक लेटर क्लस्टर्स दिए गए रहेंगे इससे रिलेटेड, और ये भी 5 नंबर के लिए आपके एग्जाम में, प्रीलिम्स एग्जाम में बनते हैं जनरली, PO के प्रीलिम्स में भी और क्लरिकल प्रीलिम्स में भी, दोनों में ही ये मिल जाते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट रुकना। हाँ, तो इफ ऑल द, अब इसमें क्या करें, इफ ऑल द लेटर्स इन ऑल द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सबको रिवर्स अल्फाबेटिकल विद इन द वर्ड, then which of the following meaningful word can be formed using the first letter of the first word? सबको रिवर्स कर दो तो ये इसका NEH बनेगा, फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट वर्ड, है ना, फ्रॉम द लेफ्ट एंड, सेकेंड लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड फ्रॉम राइट एंड, राइट साइड से सेकेंड वर्ड ये रहेगा, इसका सेकेंड लेटर बनेगा LWO, रिवर्स करने पर W बनेगा, NW, है ना। फिर एंड फर्स्ट लेटर ऑफ सेकेंड वर्ड फ्रॉम राइट हैंड, फर्स्ट लेटर ऑफ सेकेंड वर्ड फ्रॉम राइट हैंड, इसका फर्स्ट लेटर क्या है? L है, तो L, है ना। नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? हाँ, इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड आर अरेंज्ड इन रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद इन द वर्ड, which of the following meaningful word can be formed by using the first letter of the first word from left? ठीक है, second letter of second word from right, ठीक है, and first letter of second word from right, L। तो ऐसा तो कोई वर्ड ही नहीं मिल रहा यार, है ना। नाव तो होना नहीं चाहिए, NWL मिल रहा है हम लोगों को, क्योंकि अच्छा एक मिनट भाई, गलती हो गई, एक चूक हो गई। पूछो क्या? रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, सबसे बड़ा रखोगे HE, ऐसे बनेगा ये, राइट से जो सेकंड वाला, यही दो के साथ हम लोग काम करेंगे, इसको रिवर्स अल्फाबेटिकल क्रम में रख दो। तो रिवर्स W पहले आएगा, फिर O आएगा, फिर L आएगा, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही होगा। इसका पहला तो N होगा, फर्स्ट लेटर फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट,
राइट साइड से थर्ड वाले का एन ओ रहेगा, है ना, सेकंड और फर्स्ट लेटर जो है इसका डब्ल्यू, नाउ रहेगा, मीनिंगफुल वर्ड, फोर्थ ऑप्शन बनेगा। चलो भाई नेक्स्ट, इफ ही इज एडेड एट द एंड ऑफ द वर्ड्स दैट स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट, बाई कॉन्सोनेंट से स्टार्ट, हेंस हेन एच ई एन ई, एच ई एन ई कोई वर्ड नहीं होता, सी ए टी ई कोई वर्ड नहीं होता, फिर एस यू एन ई कोई वर्ड नहीं होता, है ना। तो हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म, नन आएगा, और नन किस में दिया हुआ, फिफ्थ ऑप्शन में, नन ऑफ दीज हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। समझ रहे हो ना, ई ऐड कर दिया था इन द वर्ड दैट स्टार्ट्स विद कॉन्स एंड एन इज एडेड एट द बिगिनिंग, ओके ओके वॉवेल, ओके 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 गॉट इट। कॉन्सोनेंट वाले में ई, तो एच ई एन ई नहीं बनेगा, हटाओ, सी ए टी ई कोई वर्ड नहीं बनेगा, एस यू एन ई कोई वर्ड नहीं बनेगा, इसमें एक एन आगे लगाओगे, नियर बन जाएगा, एक वर्ड बन जाएगा, एन ओ डब्ल्यू एल, नाउल। एन ओ डब्ल्यू एल वर्ड होता है कि नहीं होता है भाई, एन ओ डब्ल्यू एल, एक मिनट मेरे को चेक कर लेने दो। यार नाउल का मतलब होता है हेड और क्राउन ऑफ द हेड, यानी ये भी बन जाएगा एक वर्ड, नियर तो है ही है, नाउल भी बनेगा, दो बनना चाहिए भाई, टू आना चाहिए इसमें, आंसर इसमें डिस्प्यूटेड हो सकता है, चेक कर लेना, नाउल भी इसके लिए एक वर्ड बनेगा, ठीक है। नाउल मतलब होता है हेड या क्राउन ऑफ द हेड, ठीक है। अगला आ जाओ 19वें में, इफ ऑल द लेटर्स इन ईच वर्ड आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सभी शब्द में, ठीक है, विद इन द वर्ड, हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, ये बनेगा एन एच ई, नहीं इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है ना, तो ई एच एन कोई वर्ड नहीं है, ये ए सी टी कोई वर्ड नहीं है, ए ई आर कोई वर्ड नहीं होता, ए आई आर होता तो चलता था, फिर यहाँ पे एल ओ डब्ल्यू, लॉ, है ना, ये एक बन जाएगा, ये देखो ये बनाएगा एन एस यू, ये नहीं बनेगा, एक बनेगा, वन इज द राइट आंसर, ऑप्शन वन करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पी इज द सिस्टर ऑफ टी, टी इज मैरिड टू एस, एस इज द फादर ऑफ आर, एम इज सन ऑफ एच, टी इज द मदर इन लॉ ऑफ एच, एस हैज ओनली वन सन एंड वन नो डॉटर, पी इज मैरिड टू बी, एल इज द डॉटर ऑफ बी, तो फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलो P सिस्टर ऑफ T, P किसकी बहन हो गई भाई, T की बहन हो गई, P इज सिस्टर ऑफ T, ऐसा बनेगा, T इज मैरिड टू S, T का विवाह किसके साथ हुआ है, S के साथ हुआ है, S इज फादर ऑफ R, S किसका पिता है, R का पिता है, तो T पक्का फीमेल हो जाएगी, R यहाँ पे आ जाएगा, M इज सन ऑफ H, M किसका बेटा है, H का बेटा, अभी छोड़ो इसको, H बना ही नहीं है, T इज मदर इन लॉ ऑफ H, T किसकी मदर इन लॉ, H की मदर इन लॉ, बहुत संभावना है आर के साथ विवाह आगे हो गया हो और एच यहाँ पे हो जाए, टी इज मदर इन लॉ ऑफ एच हो जाएगा ऐसे में, और फिर एम इज सन ऑफ एच, एम एच का सन हो जाएगा ऐसा, आर और एच का जेंडर क्लियर नहीं है अभी, एस हैज़ ओनली वन सन एंड वन डॉटर, किसके, एस का एक बेटा और एक बेटी है, ठीक है। पी इज मैरिड टू बी, पी का विवाह किसके साथ हुआ है, बी के साथ हुआ है, बी मेल हो जाएगा यहाँ पे, एल इज द डॉटर ऑफ बी, एल किसकी डॉटर है, बी की डॉटर है, एल इज डॉटर, फिर से पढ़ लो भाई, सब कुछ सही जा रहा है कि नहीं, पी सिस्टर ऑफ टी, पी बहन किसकी, टी की, टी इज मैरिड टू एस, टी का विवाह एस के साथ, एस इज फादर ऑफ आर, एस आर का पिता है, एम इज सन ऑफ एच, एम किसका बेटा है, एच का बेटा है, टी इज मदर इन लॉ ऑफ एच, एच की मदर इन लॉ टी हो गए, एस हैज़ ओनली वन सन एंड नो डॉटर, हाँ एस का इकलौता बेटा ही है भाई, ये बेटा हो जाएगा, कोई डॉटर नहीं है, फिर ये फीमेल हो जाएगी, पक्की बात है। पी इज मैरिड टू बी, पी का विवाह बी के साथ हुआ है, एल इज डॉटर ऑफ बी, एल बी की डॉटर, सबके जेंडर क्लियर हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखो, हाउ इज एल रिलेटेड टू टी, एल टी का क्या लग रहा है, तो
एल जो है टी का भतीजी लगेगी, टी की बहन की बेटी को नीस कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। हाउ इज एम रिलेटेड टू एस, एम एस का क्या लग रहा है भाई, एम एस का ग्रैंड सन लग रहा है, देखो इनके बेटे का बेटा है तो ग्रैंड सन हो जाएगा, ग्रैंड सन फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है। फिर हाउस पी रिलेटेड टू आर, पी आर से कैसे संबंधित है, यानी पी आर का क्या लग रहा है, तो आर की माता जी की बहन, मौसी, मौसी को आंटी बोलेंगे, आंट बोलेंगे, मैटरनल आंट भी बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टी डब्ल्यू से कैसे, टी एम से कैसे संबंधित है, हाउस टी रिलेटेड टू एम, टी एम का क्या लग रहा है, तो एम के ग्रैंड मदर लग रही है, एम के पिताजी की मम्मी है, पिताजी की मम्मी को ग्रैंड मदर बोलेंगे, तो ग्रैंड मदर कौन सा ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में दिया गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इफ द सेकेंड, फोर्थ, सेवेंथ एंड नाइन्थ लेटर ऑफ, सेकेंड, फोर्थ है ना, सेवेंथ, नाइन्थ लेटर ऑफ द वर्ड, इसको साथ में रखें, मीनिंगफुल वर्ड बनाया जा सकता है। आर अगर बनता है, व्हाट विल बी द सेकेंड लेटर ऑफ वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, 10 पॉइंट। पहले तो देख लो बनेगा कि नहीं बनेगा, ओ टी पी आर, पी ओ आर टी, पोर्ट बन जाएगा, है ना, पोर्ट बनेगा। और कोई वर्ड, सेकेंड लेटर देख सकते हो उसका, तो उसका सेकेंड लेटर कौन सा है, ओ है, सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है, करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ग्रोथ, इसको क्या लिखा जाता है, आई पी क्यू यू वी एफ, क्रिएट को कुछ लिखा जा रहा है, देख लो पहले कैसे क्रिएट, और फिर आपको फॉर्मर पूछा है, हाँ इसको पहले क्रैक करते हैं। जी का नजदीकी एच आई +2 है ना, आर से आर पी क्यू आर -2, ओ पी क्यू +2, डब्ल्यू से यू -2, टी से बी +2, एच से एफ -2, या +2 -2 +2 -2 चल रहा है, फॉर्मर का कोड निकालना है ना, +2 से स्टार्ट करो, एफ जी एच, ओ से -2 करो, ओ कितना होता है 15, 2 पीछे करोगे 13 यानी एम, आर होता है कितना 18, 2 करोगे 20 यानी टी, यहाँ से एम से 2 माइनस, 13 से 2 माइनस 11 यानी के, है ना, ई से +2, ई 5 2 7 यानी जी, यहाँ से -2, आर 18 से 2 पीछे करो 16, 16 मतलब पी, एच एम टी के जी पी किस ऑप्शन में दिया हुआ है, सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है, करेक्ट आंसर बन जाएगा, है ना। तो ये आज की क्लास का पूरा सीक्वेंस रहा है, स्पीड टेस्ट देते रहिए, बहुत ज़रूरी पार्ट है, आपके सिलेक्शन में भी बहुत क्रूशियल रोल ये प्ले करेगा। दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू सो मच बड़ी, फिर मिलेंगे। और 9 बजे मेरी लाइव क्लास चलती है, उसमें भी जुड़ा करिए, समझ रहे हैं कि नहीं, अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी। चलिए, @रीजनिंग बाय बसंत सर, ये मेरा टेलीग्राम चैनल में लिख दे रहा हूँ, यहाँ जुड़ जाइएगा, @रीजनिंग बाय बसंत सर, ये मेरा टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे जुड़ जाएंगे तो जो क्लासेस होती हैं उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय, सी यू नेक्स्ट डे, थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.